हाय, मैं वीरा अपने पॉडकास्ट मेरी दुनिया में अपने ट्रैवल लॉग इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा के तीसरे चैप्टर के साथ आज मैं आपको बद्रीनाथ की खूबसूरत वादियों की ओर ले चल रही हूँ। ये जो ट्रैवल लॉग है, इसमें आपको रेगुलर चीजें नहीं मिलने वाली हैं। ये मेरी सोल की जर्नी है। हर वो जगह जो मैंने इंडिया में ट्रैवल करी है, वहां पर ट्रैवल करने के बाद मेरे दिल ने, मेरी आत्मा ने क्या कहा मुझसे, या मुझे क्या महसूस हुआ अलग अलग जगह पर एक कप चाय पीते हुए, ये जर्नी उसी की है। तो आज के जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। और ये जर्नी है बद्रीनाथ की। देखिए, लोग कहते हैं कि प्लानिंग करने से जिंदगी आसान हो जाती है। मैं भी अक्सर ऐसा ही कहती हूँ, पर कभी कभी प्लानिंग करना जो है ना, आपकी लाइफ की स्पॉन्टेनिटी को छीन लेता है। जिंदगी जितनी भी कठिन हो, जर्नी जितनी भी कठिन हो, लेकिन जब आप अपनी रूट्स पे वापस लौटते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें याद रहती हैं। ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, ऐसा ही है। चाहे जितनी भी कठिन जर्नी हो, ट्रू ट्रैवलर को कुछ भी नहीं डरा सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे और मेरी माँ के साथ जब हम अपनी अगली ट्रिप पर बद्रीनाथ गए। वंस अगेन मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई। डेस्टिनेशन था इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ। 1980 की बात कर रही हूँ मैं। बहुत ही हेवनली प्लेसेस थे ये दोनों तब, क्या बताऊं आपको, बेइंतहा खूबसूरत। देखिए, मुझे ट्रेन ट्रैवल की बहुत ज्यादा याद नहीं है। इसका मतलब है कि ट्रेन से ट्रैवलिंग उस वक्त स्मूथ रही होगी। लेकिन हाँ, जैसे ही हम ऋषिकेश पहुंचे ना, हर चीज ने मेरे दिमाग में रजिस्टर करना शुरू कर दिया। ये जो लो बजट जर्नी होती है, बहुत फन होता है इसमें। इतने चैलेंजेस होते हैं इस पे कदम कदम पे कि एक्साइटमेंट है ना, कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो हम जैसे ही ऋषिकेश पहुंचे, हमारा सबसे पहला टास्क था एक डिसेंट प्लेस की तलाश करना जहाँ पे हम रात गुजार सकें। और वो जगह हमें मिली मेन मार्केट में। वो एक धर्मशाला थी, मेन मार्केट में थी। लग्जरीज की तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन फिर भी हमें इतनी उम्मीद तो थी कि एक कमरा मिलेगा जिसमें बेयर एसेंशियल्स तो होंगे ही। पर पता है क्या हुआ? जैसे ही हम धर्मशाला के उस कमरे में गए, एक बिल्कुल खाली कमरा हमें ग्रीट कर रहा था। I mean, there was nothing in it. एक ग्लास नहीं, एक पलंग नहीं, तौलिया, खूंटी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ फ्लोर था और एक कमरा था। Anyway, beggars cannot be choosers. मतलब कॉट, जग, ये सब बातें तो बहुत ही आगे की बातें थीं। On top of that, मैं आपको बताऊं, एक जनरल लू था जहां पे सबको फ्रेश होना था। मतलब लाइन लगाने का टाइम था। लेकिन क्या करें, हमको तो वहां पे रुकना था। बजट क्योंकि कंस्ट्रेंट में था ना, इसीलिए। पर मेरे और मेरी माँ जैसे जो ट्रू ट्रैवलर्स होते हैं, उनको इन सब छोटी मोटी बातों का फर्क नहीं पड़ता है। हमको एक ही रात तो बितानी थी वहां पर, तो हमने बहुत ही अच्छे मूड में इस चीज को अपनी स्ट्राइड में लिया। अच्छी खासी नींद में थे हम जब 4 बजे हमारी बस वहां से रवाना हुई। तो हम लोग बस के पीछे वाले हिस्से में बैठ गए, मैं, मेरी माँ और मेरा भाई। देखिए, ऐसा है कि ये बसेस जो चलती है ना, ये जब रास्ते में ब्रेक लेती हैं ओवरनाइट का, तो कोई बहुत अच्छे होटल में आपको टिकाते नहीं है। आई मीन, बेयर नेसेसिटीज वाला जो होटल होता है, आपको वहीं टिकना पड़ता है। रात भर धर्मशाला में बिताने के बाद हमारे दिल से एक ही आवाज उठ रही थी कि एक तो साफ सुथरी प्लेजेंट जगह हो जहाँ पे हम अच्छे ढंग से फ्रेश हो सकें। तो हुआ यूं कि रुद्रप्रयाग में जब बस रुकी, तो फिर मेरी माँ ने एक होटल के मैनेजर को हाथ पैर जोड़ करके कन्विंस किया कि प्लीज एक कमरा मिल जाए उन्हें। कमरे थे तो नहीं, लेकिन मैनेजर दिल से इतना अच्छा था कि उसने अपना कमरा खाली कर दिया, एक ही कंडीशन पे कि सुबह 5 बजे हम उसके कमरे को खाली कर दें। नीटनेस का इतना बड़ा प्राइस, हमने वो प्राइस पे किया। हम जल्दी से अपना बैग एंड बैगेज लेकर उसके कमरे में पहुंच गए। ऋषिकेश की धर्मशाला में टिकने के बाद वो कमरा तो बहुत ही हेवनली था, ट्रस्ट मी। ऑन टॉप ऑफ दैट, वो जो होटल था ना, वहां से सीढ़ियां नीचे जाती थीं और नीचे सीधे गंगा जी तक उतरती थीं।
हम जब रात को फ्रेश हुए तो वो जो फेमस संगम है मंदाकिनी और अलकनंदा का, जो कि उस होटल के नीचे से बह रहा था, हम वहां पे सीढ़ियां उतरते हुए चले और वहां पे लॉग फायर जल रही थी और काफी लोग कुर्सियां डालकर अगल बगल बैठे हुए थे। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और इतना तेज शोर था नदियों का कि आपस में बात करने के लिए हमें चिल्लाना पड़ रहा था। पर जो लोकल्स थे ना वहां पे, जो कि चेयर डालकर बैठे हुए थे, वो गाना बजाना कर रहे थे और वो जो पहाड़ी म्यूजिक होता है उस पूरी एम्बियंस के साथ उस गाने का तो कहना ही क्या था। मूड बन गया, मतलब थकान तो जैसे रफू चक्कर हो गई थी। वो इंटॉक्सिकेटिंग माउंटेन की फ्रेश ब्रीज, खूबसूरत नजारा, वो नदी का कल कल करते हुए, कल कल नहीं बहुत तेज शोर करना, और हमारा थकान से निपट करके नहा धो करके फ्रेश हो करके सीढ़ियों पर बैठना। अगले दिन हमारा जो डेस्टिनेशन था वो जोशीमठ था। मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि जिस ढाबे पे हमारी बस रुकी थी वो जोशीमठ में था और वहीं से मेरा जो परफेक्ट कप को तलाश करने का ये एक सफर शुरू हुआ है, शायद वहीं से हुआ था। तब जोशीमठ बहुत सुंदर था। शाम का वक्त था, काले काले बादल जो थे 5 बजे के आसपास मंडरा रहे थे। दोनों हरे भरे पहाड़ जो नर और नारायण हैं वो बैकड्रॉप में दिखाई पड़ रहे थे और एक छोटा सा ढाबा था जिसपे बहुत ही बढ़िया चाय छनती हुई दिखाई पड़ रही थी और जो सॉफ्ट विंड थी वो हमारी बॉडी को छू करके निकल जा रही थी, एक अपना ही गाना गाते हुए। तो हमने उस ठंडी हवा और ठंडी वादी में उन दोनों ग्रीन ह्यूज माउंटेन्स नर और नारायण को देखते हुए अपनी अमेजिंग टी जो है उसे खत्म किया। मैं एकटक ना उन पहाड़ों को देखती रही। मैंने अपने चारों ओर देखा। कहीं से पता है बैकड्रॉप में काले बादल जो उठ रहे थे ना वो चोटियों पे पहुंच गए और पूरा सीन अचानक ड्रामेटिकली बदल गया। मतलब वो जो सुनहरी धूप थी वो गायब हो गई और काले बादल घुमड़ घुमड़ करके आ गए, बिजली कौंधने लगी और एक बरसात का सा सीन बन गया। यकीन मानिए, अगर आपने काले बादलों में से सुनहरी सूरज की रोशनी को फिल्टर होते हुए लश ग्रीन माउंटेन्स में से फैलते हुए देखा हो तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कह रही हूं। और अगर नहीं देखा है तो ट्रस्ट मी, डिवाइन इज द ओनली वर्ड व्हिच कैन सम इट अप। सच में सरप्राइजिंगली इतनी सुंदरता कहां से ऊपर वाले ने दी है। दैट वॉज द मोमेंट जब मुझे भगवान के हैंडीवर्क से ना प्यार हो गया। कई सालों बाद आपको पता है मैं फिर से उसी मैजिक को रिकैप्चर करने के लिए जोशीमठ से गुजरी, बद्रीनाथ गई मैं दोबारा, लेकिन वो चीज नहीं मिली क्योंकि पहाड़ कट चुके हैं, सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, ढेर सारे होटल्स बन चुके थे। तो वो जो नर और नारायण की वर्जिन ब्यूटी थी ना वो नहीं थी। तो मेरा दिल थोड़ा सा टूटा। बट अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं अपनी दूसरी जर्नी नहीं, मैं अपनी पहली डिवाइन जर्नी की बात कर रही हूँ, बद्रीनाथ की। जब हम बद्रीनाथ पहुंचे तो तकरीबन रात के 8 बज रहे थे और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। एक्चुअली इट वॉज वेरी स्कैरी एट दैट टाइम क्योंकि आप जिधर भी नजर डालें सफेद ही सफेद पहाड़ थे। और मैं आपको बताऊं 1980s में इतना ज्यादा बसा हुआ नहीं था बद्रीनाथ, सिर्फ मंदिर था, एक छोटा सा टूरिस्ट बंगलो था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी थी। I mean, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं था। तो ब्यूटी जो थी ना अनटच्ड, प्योर, बहुत ही डिवाइन थी। और साथ में अलकनंदा नीचे जो है गड़गड़ाहट के साथ बहुत ही तेजी के साथ बह रही थी। तो 360 डिग्री का जब मैंने व्यू लिया ना तो मैंने देखा कि स्काई जो था 8 बजे रात को भी बिल्कुल चमक रहा था। लग ही नहीं रहा था कि 8 बजे, शाम लग रही थी। तो मुझे पता चला कि जैसे जैसे आप वेस्ट के साइड में माउंटेन्स पे बढ़ते हैं रात वहाँ पे बहुत देर में होती है, रोशनी बहुत देर तक रहती है। खैर अब बात आई टूरिस्ट बंगलो में सेटल होने की, लेकिन वो स्टे वंस अगेन बहुत पेनफुल था। एक छोटा सा कमरा था, बहुत ही क्रैम्प था, बहुत ही डैम्पनेस थी क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल स्नो से कवर्ड इलाका था, तो सीलन बहुत थी, उसकी महक थी और जो वहाँ पे हमें रजाई गद्दे दिए गए थे उनमें भी काफी स्मेल आ रही थी। और ये लगभग हर पहाड़ी जगह पे होता है जो बहुत ठंडी होती है। तो खैर हमने किसी तरह से रात गुजारी। अब बारी आई सुबह की।
तो देखिए, दर्शन जब करना होता है तो भाई हमारे को सिखाया गया है कि नहा धो के जाओ। पर मेरे को ये नहीं पता था कि जैसे ही मैं नल खोलूंगी और उसके नीचे बैठूंगी, मेरा क्या हाल होने वाला है। फ्रीजिंग वाटर उस नल में से आ रहा था और जो पहली बार वो मेरे सर पे पड़ा ना, लगा किसी ने बड़ा सा पत्थर उठाकर मेरे सर पे फेंक दिया हो। बिना अनकॉन्शियस हुए कॉन्शियसनेस कैसे खोई जाती है, ये उस पल में मैंने नहाते हुए महसूस किया। बट आई शुड पैट मी ऑन माई बैक कि मैंने नहाया, मेरी माँ ने नहाया, बस हमें तरस आ गया अपने छोटे भाई पे, तो हमने उसे छोड़ दिया, बस उसके कपड़े चेंज करा दिए। बद्रीनाथ सच में उस वक्त बहुत खूबसूरत था। टाइम हमें बहुत कम मिला था, लेकिन क्या है कि नीलकंठ पर्वत का जो सिलुएट है ना, उसमें से वंस अगेन सनराइज की जो है वो सुनहरी रेज जो है फिल्टर करके आ रही थी। और हमें लगा कि बस अगर यहाँ पे इतनी सुंदरता है तो केदारनाथ में क्या हाल होगा। और हम बिना इफ एंड बट करे हुए चुपचाप बद्रीनाथ से 8 बजे रवाना हो गए अपनी बस में। ये जो मैं बार बार आपसे ये गोल्डन सनलाइट, ग्रीन फॉरेस्ट और पहाड़, इन सब की बात कर रही हूँ, अगर आप पहाड़ों पे गए हैं तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो गोल्डन सनलाइट होती है, जो ग्रीन लीव्स पे पड़ती है और जो पत्ते ब्रीज से खड़खड़ाते हैं धीमे धीमे, और जो लाइट तब रिफ्लेक्ट करती है, लाइट एंड शैडो का जो खेल होता है, ये एक रीजन है कि मैं बार बार पहाड़ों पे जाती हूँ। बिकॉज नथिंग कैन बीट दैट फ्रेशनेस एंड सेरेनिटी। जैसे ही हम केदारनाथ की ओर बढ़े, ये जो माउंटेन्स का इंटॉक्सिकेशन था बढ़ता जा रहा था। नशा होता है माउंटेन्स में। आई लव पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। प्यार है मुझे उनसे। एक बात बताऊं क्यों है प्यार? सिंपल रीजन है, उन्हें दोपहर में सोना होता है तो अपनी सिएस्टा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। 12 बजे दरवाजों में ताले लग जाते हैं हर जगह। दुकान हो, होटल हो, घर हो, हर जगह दरवाजे बंद और लोग आराम से चिल करते हैं। कई साल हो गए मुझे पहाड़ों का सफर करते हुए, लेकिन आज भी बाकी सब चीजें बदल गई हैं, पर ये जो दोपहर में उनके सोने का टाइम है, ये कॉमन फीचर है। ऑल शटर्स डाउन। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि यार बहुत अच्छी जगह है, एक कप चाय यहाँ मिल जाती तो कितना मजा आता। पर ये पहाड़ वाले हैं, इनकी लाइफ में अलग ही रफ्तार है, एंड आई मस्ट थैंक देम फॉर इट। इस रफ्तार की वजह से आज भी इन पहाड़ों पर खूबसूरती बनी हुई है। एक और बहुत ही मजेदार काम करती हूँ। कभी कभी जब मुझे अंदर से बहुत ही चाय पीने की इच्छा होती है और आसपास कुछ नहीं होता है, तो मैं ना किसी का दरवाजा खटखटा देती हूँ, सच में, और मैं कहती हूँ कि मेरा एक कप चाय पीने का बहुत मन है, प्लीज मुझे पिला दीजिए। एंड लोग इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि वो चाय ऑफर भी करते हैं। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। ये जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं हर बार महसूस करती हूँ कि कोई ना कोई एक बहुत ही प्यारी सोल, उससे मुलाकात मेरी जरूर होती है। तो मेरा परफेक्ट कप ऑफ टी जो है, जब मैं केदारनाथ की ओर बढ़ रही थी तो मैंने मन ही मन सोचा कि ये बद्रीनाथ के रूट में मुझे परफेक्ट कप कहाँ मिला जाएगा? जोशीमठ में, जो कि उन दिनों बेइंतहा खूबसूरत था, तब बहुत ही हसीन था। तो इस हसीन सफर को मैं अगले एपिसोड में और आगे बढ़ाऊंगी। आज का एपिसोड बद्रीनाथ का था। अगला जो चैप्टर है वो केदारनाथ का है, जो बद्रीनाथ से कहीं ज्यादा खूबसूरत है आज भी। मैं वीरा अपने इस पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आपके साथ अपने ही लिखे हुए ट्रैवलॉग इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा के एक एक चैप्टर को एक एक एपिसोड के थ्रू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे इस पॉडकास्ट को आप जरूर सुनिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज रेटिंग भी दीजिए, और अपने जान पहचान के जो ट्रैवलिंग फ्रेंड्स हैं और जो शांति और चाय के शौकीन हैं, उनको ये एपिसोड जरूर भेजिए। अगली मुलाकात तक हैव अ पीसफुल टाइम। बाय बाय।